मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू विद सॉल्यूशन सीरीज़ का जो हमारा यूट्यूब पर फ्री कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन चल रहा है। उस पर हम लोग बार बार जो पशुपालन में पीएटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं लगातार आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए उस क्वेश्चन को हल करवा रहा हूँ। साथ ही साथ उससे संबंधित जो सॉल्यूशन है या जो उससे संबंधित जो फैक्ट परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उसको भी मैं क्लियर करवा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि विषय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। जैसे कि मैंने बताया भाई, हमारी एमसीक्यू विद सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, उसके ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे भाई, बात करने वाले हैं। कि हमारा क्वेश्चन था भाई छोटी आंत। ठीक है भाई, जो छोटी आंत होती है आप लोगों को पता है कि जो हमारे जो पशु होते हैं, पशु में क्या होता है भाई, पशु में क्या होता है कि छोटी आंत पाई जाती है। ठीक है भाई, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं होती है, क्या कहलाती है। अब देखिए, आप सभी ने देखा होगा जो हमारे पशु होते हैं, पशु में क्या दिखाई देता है भाई, आपको मुंह दिखाई देता है। ठीक है भाई, मुंह दिखाई देता है, मुंह से एक भाग लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, ग्रसनी। ग्रसनी से एक भाग जुड़ा होता है जिसे हम ग्रासनली बोलते हैं। ग्रासनली से एक भाग जुड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम आमाशय। ठीक है भाई, प्रथम आमाशय, प्रथम आमाशय से जुड़ा होता है, कौन जुड़ा होता है भाई, द्वितीय आमाशय। और द्वितीय आमाशय से कौन जुड़ा होता है भाई, द्वितीय आमाशय से जुड़ा होता है तृतीय आमाशय। और तृतीय आमाशय से कौन जुड़ा होता है, चतुर्थ आमाशय। और यही चतुर्थ आमाशय से कौन जुड़ी होती है भाई, छोटी आंत जुड़ी होती है। ठीक है ना, कौन जुड़ी हुई होती है, छोटी आंत जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना भाई, ये आपको छोटी आंत दिखाई दे रही होगी। छोटी आंत पशु शरीर की क्या होती है भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब पाचन तंत्र में बात कर रहे हैं भाई। अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटी आंत की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप याद रखिएगा कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। पशु शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। लेकिन अभी हम तो पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं भाई। ये मुंह वाला हिस्सा हो गया, ये जीभ हो गई, ग्रसनी, ग्रासनली। इसके अलावा ये हमारा कौन सा हो गया भाई, प्रथम आमाशय, द्वितीय आमाशय, तृतीय आमाशय, चतुर्थ आमाशय। और इससे एक जुड़ा हुआ भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब इसी की सतह पर क्या होता है भैया, छोटी आंत की भीतरी सतह पर क्या होता है, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, उंगलियों के समान रचना पाई जाती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी उंगलियों के समान क्या पाई जाती है भाई, रचना पाई जाती है। छोटी आंत के अंदर उंगलियों के समान क्या पाई जाती है भाई, रचना पाई जाती है। ठीक है भाई, अभी जो छोटी आंत है इसके अंदर क्या होता है, उंगलियों के समान आपको रचना दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले हम लोग बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है, ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करें छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 40 से 45 मीटर। ठीक है भाई, या इसी को अगर हम लोग बात करेंगे फीट में तो 130 से 135 फीट होती है। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 40 से 45 मीटर। या अगर हम लोग बात करेंगे फीट में कितनी होती है तो 130 से 135 फीट होती है। अब छोटी आंत की भीतरी सतह पर आपको उंगलियों के समान रचना दिखाई दे रही होगी भाई। ठीक है ना, छोटी आंत की भीतरी सतह पर आपको उंगलियों के समान रचना दिखाई दे रही होगी। और इस रचना को क्या बोला जाता है भाई, विली। इस रचना को क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। अब विली का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, देखिए छोटी आंत में क्या होता है भाई, भोजन आता है। छोटी आंत में भोजन कहाँ से आएगा भाई, चतुर्थ आमाशय से आएगा। कहाँ से आएगा, चतुर्थ आमाशय से आएगा, जिसे एबोमेजम या जठराशय बोलते हैं। और किस रूप में आता है भाई, लुगदी के रूप में आता है। किस रूप में आता है, लुगदी के रूप में भोजन कहाँ प्रवेश करेगा, छोटी आंत में प्रवेश करेगा। और जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में जो उंगलियों के समान रचना बनी होती है ये क्या करती है, भोजन को और पाचित करने का, डाइजेस्ट करने का कार्य करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, विली कहते हैं। विली का मुख्य कार्य क्या होता है, विली का मुख्य कार्य क्या है भाई, विली का मुख्य कार्य है भोजन का पाचन। विली का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का पाचन। ठीक है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे भाई कि भाई विली का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और मुख्य रूप से किसका पाचन करती है भाई, तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। किसका करती है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन
करती है। तो आपको याद रखना है छोटी आंत के अंदर उंगलियों के समान रचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं। विली का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना, ठीक है भाई। और मुख्य रूप से किसका पाचन करती है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी भंडारण क्षमता, अगर हम भंडारण क्षमता की बात करें, ठीक है भाई, भंडारण क्षमता की बात करें तो गाय भैंस में इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है भाई? तो आपको याद रखना है गाय भैंस में इसकी भंडारण क्षमता, गाय और भैंस में इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो कितनी होती है? वो होती है 65 kg। कितने kg होती है भाई? 65 kg। जबकि भेड़ और बकरी में कितनी होती है भाई? भेड़ और बकरी में इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो होती है 9 kg। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 40 से 45 मीटर, या इसी को अगर फीट में बोले तो 130 से 135 फीट। छोटी आंत के अंदर आंतरिक भाग पर उंगलियों के समान रचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? विली कहते हैं। विली का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना। और मुख्य रूप से छोटी आंत में किसका पाचन होता है भी? वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगर हम लोग बात करें भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो गाय भैंस में इसकी भंडारण क्षमता 65 kg होती है, भेड़ बकरी में 9 kg होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भाई छोटी आंत में कुल भंडारण छोटी आंत में कुल पाचन का कितना % होता है? तो आपको याद रखना है भाई छोटी आंत में कुल पाचन का, किसका भाई? कुल पाचन का कितने % होता है? तो याद रखना है आपको 20%। मतलब छोटी आंत में कुल पाचन का कितना % होता है? 20% होता है। जबकि बड़ी आंत में कितना होता है भाई? तो आपको याद रखना है बड़ी आंत में कितना होता है? बड़ी आंत में कितना होता है? 11% होता है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम आमाशय की, जिससे हम क्या बोलते हैं? रोमंथिका या रुमेन बोलते हैं भाई, तो प्रथम आमाशय की जो पाचन क्षमता होती है कुल पाचन का कितना % होता है? तो प्रथम आमाशय में 53% होता है। अगर हम लोग बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम क्या होता है भाई? ग्रहणी। पहले भाग का नाम क्या है? ग्रहणी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियोडीनम। क्या बोला जाता है भाई? डियोडीनम। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई छोटी आंत का प्रथम भाग क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी या डियोडीनम कहलाता है। अब जो ग्रहणी या डियोडीनम होता है, ग्रहणी या जो डियोडीनम होता है, ये छोटी आंत का कौन सा भाग है भाई? प्रथम भाग है। इसके अलावा इससे संबंधित आपको फैक्ट क्या रखना है? इसके अंदर आंतरीय, ठीक है भाई, आंतरीय रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है भाई? आंतरीय रस निकलता है। इसके अलावा और कौन सी ग्रंथि पाई जाती है इसमें? इसके अलावा इसमें पित्ताशय ग्रंथि पाई जाती है भाई, ठीक है, पित्ताशय ग्रंथि। और इसके अलावा कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। पित्ताशय ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है भाई? पित्त रस निकलता है, ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है ना भाई। तो आपको याद रखना है कि जो छोटी आंत का प्रथम भाग होता है जिसे ग्रहणी या डियोडीनम कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है भाई? आंतरीय रस निकलता है। इसके अलावा इसमें पित्ताशय और अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। पित्ताशय ग्रंथि से पित्त रस और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है। दोनों ही क्या करते हैं भाई? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। भोजन के पाचन में क्या करते हैं भाई? ये सहायता करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई कि छोटी आंत के कौन से भाग से निकलने वाले रस भोजन के पाचन में सहायता करते हैं? तो आपको याद रखना है भाई पित्ताशय रस और अग्नाशय रस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय भाग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है भाई इसका द्वितीय भाग का नाम क्या है भाई? मध्यांत, ठीक है भाई। द्वितीय भाग का नाम क्या है? मध्यांत। और तीसरे भाग का नाम क्या है भाई? शेषरांत, ठीक है भाई। अंतिम भाग का क्या नाम है? शेषरांत। तो आपको इतना याद रखना है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग कौन सा है भाई? ग्रहणी है, जिसे इंग्लिश में डियोडीनम बोलते हैं। दूसरा भाग क्या है भाई? मध्यांत। और तीसरा कौन सा है? शेषरांत। तो हमसे पूछा गया था छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान पाई जाने वाली रचना क्या कहलाती? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो गया? विली। क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया भाई छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान जो रचना दिखाई दे रही है इसे क्या बोला जाता है? विली बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मवेशियों के मेरुदंड या कशेरुकाओं में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मतलब देखिए मेरुदंड का मतलब होता है भाई रीढ़ की हड्डी। आपने देखा होगा पशु में क्या होता है? एक मांसल भाग होता है जो सबसे ऊपरी हिस्से पर एक मांसल भाग होता है जिसे कुबड़ या ककुंद या हम्प कहते हैं। वहीं से एक भाग होता है, ठीक है भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम लोग रीढ़ की हड्डी, ठीक है भाई। और रीढ़ की हड्डी में ही एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुका। मेरुदंड या कशेरुका। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मेरुदंड या कशेरुका में कुल हड्डियों की संख्या की कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां होती है, ठीक है भाई। 1 हड्डी होती है, 51 हड्डी होती है या 25 हड्डी होती है। अब सबसे पहले याद रखो भाई गाय हो गया, ठीक है भाई। गाय के अलावा भैंस हो गया, भैंस के अलावा भेड़ हो गई भाई, ठीक है। इसके अलावा बकरी,
इन तीनों ही में, इन चारों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टोटल हड्डियां कुल 180 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है भाई? कुल 180 हड्डियां होती है। इसके अलावा अगर हम सूअर की बात करेंगे तो सूअर में कुल हड्डियां कितनी होती है भाई? सूअर में 270 से 272 हड्डियां होती है। अगर हम लोग मुर्गी की बात करेंगे तो मुर्गी में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 168 हड्डियां होती है। ऊँट की बात करेंगे तो ऊँट में कितनी हड्डियां होती है भाई? 539 हड्डियां होती है। तो आपको याद रखना है भाई कि जो हमारे विभिन्न पशु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कुल हड्डियां 180 होती है, सूअर में 270 से 272 होती है, मुर्गी में 168 होती है, ऊँट में 539 होती है। इसके अलावा घोड़ा की बात करेंगे तो घोड़ा में टोटल कितनी हड्डियां होती है भाई? घोड़ा में 208 हड्डियां होती है। ये तो कुल हड्डियां हो गई, ठीक है ना भाई। लेकिन जो भेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी होती है, इनमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हड्डियां होती है। जैसे अगर हम पशु की बात करें तो पशु के खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी होती है? तो आपको याद रखना है भाई, पशु के खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है। जो पशु का जो सिर वाला हिस्सा होता है ना भाई, जिसे जहाँ पर खोपड़ी पाई जाती है, उस खोपड़ी वाले हिस्से में पशु में टोटल कितनी हड्डियां होती है भाई? 30 हड्डियां होती है। अगर हम पैर की बात करें तो एक पैर में कितनी हड्डियां होती है भाई? तो पशु में एक पैर में 18 हड्डी होती है। आप सभी को पता है भाई पशु में टोटल कितने पैर होते हैं? पशु में टोटल 4 पैर होते हैं। एक पैर में कितनी हड्डी भाई? 4 है। तो टोटल 4 पैर बराबर कितनी हड्डी हो गई? 72 हड्डियां हो गई, ठीक है। मतलब चारों पैर मिलाकर पशु में कितनी हड्डियां होती है? 72। इसके अलावा पसलियां, ठीक है भाई, पसलियों में हड्डियों की संख्या बात करेंगे तो आपको पता है भाई कि पशु में पसलियां कितनी होती है? 2। पशु में पसलियां कितनी होती है? 2। तो याद रखिएगा एक पसली में हड्डियों की संख्या कितनी है? 13। तो 2 में कितनी हो गई भाई? 26 हड्डी हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टर्नम, तो स्टर्नम में कितनी हड्डी होती है भाई? स्टर्नम में होती है 1 हड्डी। इसके अलावा मेरुदंड में, इसमें भाई मेरुदंड में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो आपको याद रखना है मेरुदंड में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 51 हड्डी होती है। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो याद रखिएगा टोटल कितनी हड्डी निकल कर आएगी भाई हमारे पास? टोटल 180 हड्डियां। मैंने यहाँ पर बताया भाई आप लोगों को, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो 180 होती है। तो हमसे पूछा गया था मेरुदंड या कशेरुका में कुल हड्डियों की संख्या की कितनी हड्डी होती है? तो याद रखिएगा टोटल कितनी होती है भाई? 51। कितनी होती है? 51। तो याद रखिए भाई खोपड़ी में टोटल 30 हड्डी, एक पैर में 18 मीन्स 4 पैर में 72 हड्डियां हो गई भाई, एक पसली में 13 हड्डियां, और पशु में 2 पसलियां पाई जाती है तो 13 × 2 मतलब 26 हड्डियां पसलियों की हो गई। स्टर्नम में 1 होती है। मेरुदंड में कितनी होती है? 51 होती है। अब मेरुदंड में ही क्या होता है भैया? अलग अलग हिस्सों में, मेरुदंड में अलग अलग हिस्सों में ही क्या होता है भैया? अलग अलग हड्डियां पाई जाती है। जैसे अगर मैंने बताया था आप लोगों को भाई मेरुदंड में टोटल कितनी हड्डी दिखाई दे रही? 51, ठीक है। इसके अलग अलग भाग में हड्डियों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे सर्वाइकल, ठीक है भाई, अगर सर्वाइकल की बात करेंगे तो सर्वाइकल में टोटल कितनी हड्डियां होती है भाई? 7 हड्डी होती है। ये मेरुदंड का ही हिस्सा है भाई सर्वाइकल, ठीक है ना। तो मेरुदंड में टोटल कितनी हड्डी है? 51। और मेरुदंड का एक हिस्सा होता है जिसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। सर्वाइकल में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 7 हड्डी होती है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा कौन सा होता है भाई? थोरेसिक। कौन सा होता है? थोरेसिक होता है। थोरेसिक में कितनी हड्डियां होती है? टोटल 13 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती है भाई? 13 हड्डी होती है। लंबर, तीसरा पार्ट क्या है भाई मेरुदंड का? लंबर, ठीक है भाई। और चौथा पार्ट क्या है? सेकल। तो लंबर में कितनी हड्डी होती है भाई? 6। और सेकल में कितनी होती है? 5। इसके अलावा इसका लास्ट भाग क्या है भाई? कॉक्सीजियल। कॉक्सीजियल, और कॉक्सीजियल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 15 से 25। मतलब मेरुदंड में सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर, सेकल और कॉक्सीजियल होती है, ठीक है भाई। मतलब टोटल मिलाकर मेरुदंड में 51 हड्डी है, और 51 हड्डी पशु के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में इसकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हमसे पूछा गया था कि मवेशी की मेरुदंड या कशेरुका में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई मेरुदंड या कशेरुका में 51 हड्डी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पशुओं के प्रथम आमाशय का तापमान गाय में कितने डिग्री सेल्सियस होता है? पहला ऑप्शन है 39 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 41 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग बात करें तो पशु शरीर के जो प्रथम आमाशय होता है, ठीक है भाई, प्रथम आमाशय का जो तापमान होता है वो कितना होता है भाई? वो होता है 39 डिग्री सेल्सियस।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, क्योंकि इसने नाम लेकर बोला है कि भाई गाय के प्रथम आमाशय में कितना तापमान होता है। अगर हम लोग बात करेंगे गाय, तो गाय के प्रथम आमाशय का जो तापमान होता है वो कितना होता है भाई 39 डिग्री सेल्सियस। अगर भैंस की बात करेंगे तो भैंस के प्रथम आमाशय का जो तापमान होता है वो कितना होता है 41 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया पशु के प्रथम आमाशय का तापमान गाय में कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया भैया 39 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछे भाई कि पशु के प्रथम आमाशय का तापमान कितना होता है तो 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा गाय का पूछे तो 39 डिग्री सेल्सियस और भैंस के प्रथम आमाशय का तापमान पूछे तो 41 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो गया भैया 39 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए भाई अगर आप लोग हमारे इस क्वेश्चन को क्या करना चाहते हैं, लगातार देखना चाहते हैं और आपकी परीक्षा में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।